नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति और बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस ने जारी की 25 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक, हो सकता है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 6 साल के कार्यकाल के बाद आज रिटायर हो रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत। सीईसी की दौड़ में एचएस ब्रह्मा का नाम आगे। गंगा सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। सरकार का जवाब, 2018 तक करेंगे गंगा को साफ। उन्नाव में मिली शवों का डीएनए सैंपल के बाद अंतिम संस्कार। बारिश के बाद उत्तरी भारत में फिर लौटी कड़ाके की ठंड। 127 ट्रेनें लेट, विमान सेवाओं पर भी असर, पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर। अब से कुछ देर में ऑस्कर की दौड़ में शामिल फिल्मों का ऐलान। बॉयहुड और द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल में टक्कर की उम्मीद। ए आर रहमान भी हो सकते हैं नॉमिनेट। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस की प्रचार समिति के प्रमुख अजय माकन का भी नाम है। उन्हें सदर बाजार सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कांग्रेस ने दूसरी सूची में उन पूर्व विधायकों पर भी भरोसा जताया है जो 2013 के विधानसभा चुनाव में कम अंतर से हारे थे। पार्टी ने सदर बाजार सीट से अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। माकन इन चुनावों में कांग्रेस के प्रचार की बागडोर भी संभाल रहे हैं। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने सोमदत्त को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को द्वारका से टिकट दिया है। इसके अलावा मालवीय नगर से पूर्व मंत्री योगानंद शास्त्री, बुराड़ी से जिले सिंह चौहान, कोंडली से अमरीश गौतम, दिल्ली कैंट से संदीप तंवर को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी जो हम पर विश्वास व्यक्त किया उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और द्वारका विधानसभा मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र है, जिस जगह मैं एक पार्षद और 3 बार एमएलए और एमपी रह चुका हूं। मुझे लगता है जो लोग हमारे काम की मजदूरी मुझे देंगे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अजय माकन को इस चुनाव में प्रचार की बागडोर सौंपने के पार्टी के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कांग्रेस की जीत की उम्मीद भी जताई। शीला दीक्षित ने कहा कि चुनावी राजनीति से दूर रहने का उनका निजी फैसला है। गौरतलब है कि शीला दीक्षित बतौर स्टार प्रचारक पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार करेंगी। मैंने पहले से ये कहा है कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन जो भी कैंपेन करने की आवश्यकता समझेंगे मैं जरूर कैंपेन करूंगी कांग्रेस में का। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बोगस वोटर्स का मुद्दा उठाया है। पार्टी ने कहा है कि आयोग सुनिश्चित करे कि किसी भी सूरत में बोगस वोटिंग ना हो। कांग्रेस ने इससे पहले 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली प्रदेश चुनाव समिति की आज पहली बैठक होगी। इस बीच वाम दलों ने एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में पिछड़ी बीजेपी की चुनाव समिति की आज पहली बैठक होगी। पार्टी ने मंगलवार को सतीश उपाध्याय की अगुवाई में चुनाव समिति बनाई है। समिति में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी, जगदीश मुखी, विजय गोयल समेत 21 सदस्य हैं। माना जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि विधानसभा के लिए अब 22 दिन ही बचे हैं और बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जबकि आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर और कांग्रेस 49 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अटकलें थीं कि बीजेपी उनको इस सीट पर उतार सकती है। हालांकि शाजिया इल्मी ने अभी तक औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। अलबत्ता स्वच्छता अभियान में वो बीजेपी के कार्यक्रम में नजर आई थीं। इस बीच सीपीआई, सीपीएम समेत 7 वाम दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वाम दलों का कहना है कि वो एकजुट होकर दिल्ली की जनता के सामने एक विकल्प पेश करेंगे। गौरतलब है कि बुधवार से विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले दिन 3 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और दिल्ली में चुनाव की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का बिजली कंपनियों से साठगांठ है। उपाध्याय ने पलटवार करके केजरीवाल से 24 घंटे में सबूत मांगा है और ऐसा नहीं करने पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी भी दी है। NCNL इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में सतीश उपाध्याय जी शेयर होल्डर हैं, उनकी धर्मपत्नी शेयर होल्डर है, उनकी एक और कंपनी है सतीश उपाध्याय जी की, वो भी शेयर होल्डर है। दोनों कंपनियां जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन हुआ है, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, बनी ही नहीं बनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो गया है। बिजली कंपनी के साथ साठगांठ के केजरीवाल के आरोप का सतीश उपाध्याय ने सिलसिलेवार जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल से इन आरोपों को साबित करने या राजनीति छोड़ने की बात कही है। वो कंपनियां जो उन्होंने नाम लिए हैं 2 कंपनियों के, अगर वो सही हुई तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि मैं अगले ही दिन, कल ही, और मैं उनको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, मैं टाइम बाउंड कर रहा हूं इसको, अभी तो चुनाव है ही नहीं। इन दोनों कंपनियों के बारे में या तो वो सबूत दें वरना सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। हालांकि अरविंद केजरीवाल अब भी अपने बयान पर कायम है। सारे पेपर सारे हमारी वेबसाइट पे हैं, वो कंपनी की डायरेक्टरशिप के, कंपनी की ओनरशिप के, शेयर होल्डिंग के, और वो इंडिया मार्ट के अंदर वेबसाइट पे इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि हम नंबर 1 इंस्टॉलेशन है, मतलब अपनी पीठ थपथपाई हुई। केजरीवाल ने सतीश उपाध्याय और आशीष सूद पर बिजली मीटर बदलने और लगाने वाली कंपनी के साथ गठजोड़ होने की बात कही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग का ये सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत आज रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने मार्च 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। गौरतलब है कि वीएस संपत के कार्यकाल में 2 लोकसभा चुनाव समेत 10 चुनाव हुए हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के जरिए मतदान फीसदी बढ़ाने में उनकी पहल सराहनीय रही। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में एतमाद मुहिम के जरिए रिकॉर्ड मतदान उनकी पहल की उम्दा नजीर मानी जाती है। वीएस संपत के सेवानिवृत्त होने के बाद एचएस ब्रह्मा देश के नए चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। परंपरा के मुताबिक सबसे वरिष्ठ आयुक्त को ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। 64 साल के एचएस ब्रह्मा असम के रहने वाले हैं। चुनाव आयोग का सदस्य बनने से पहले वो केंद्र में ऊर्जा सचिव भी रह चुके हैं। एएस किरण कुमार ने बुधवार को इसरो अध्यक्ष का पद संभाल लिया। इस पद के साथ ही वो अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी बन गए हैं। कुमार की नियुक्ति इसरो के पूर्व अध्यक्ष आर राधाकृष्णन के स्थान पर की गई है, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। किरण कुमार पिछले 40 साल से इसरो में पेलोड और एप्लीकेशन डोमेन में काम कर रहे हैं। उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग का अच्छा अनुभव है। मंगलयान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कराने की पूरी योजना की रूपरेखा तैयार करने में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। भौतिकी में ऑनर्स किरण कुमार 1975 में बेंगलुरु के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र से इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल करके इसरो से जुड़े। कुमार को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। पूर्व सीबीआई प्रमुख एपी सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से संबंधों के आरोप में वो विवादों में आ गए थे। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ के मामले में मुंबई की एक विशेष कोर्ट के अमित शाह के खिलाफ आरोप खारिज किए जाने के बाद 1 हफ्ते पहले ही इस्तीफा दे दिया गया था। एपी सिंह के सीबीआई प्रमुख रहते ही सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में अमित शाह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंद्र को बर्खास्त करने के बाद उठे विवाद पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर ने कहा है कि वरिष्ठ पदों पर कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों की बजाय युवा वैज्ञानिकों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक जगत और विपक्ष ने इसे अहम पदों पर नियुक्ति में सरकार की असंवेदनशीलता करार दिया है। नो कमेंट्स सर, आखिर क्यों ऐसा हुआ सर? नो कमेंट्स। कार्यकाल खत्म होने से 15 महीने पहले हटाए गए डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंद्र ने भले ही कुछ न कहा हो, लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस फैसले को सही ठहराया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ प्रमुख को हटाए जाने पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कदम
उनके सुझाव पर उठाया गया है। I said a very senior position should not be on contract. There are so many who are eligible. उनमें से कोई तो लेके आए, तो there is no controversy. I don't want someone on a contract on a senior post. डीआरडीओ प्रमुख की चुप्पी और सरकार की सफाई के बावजूद विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अविनाश चंद्र का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की वजह पूछी है। DRDO and other critical defense establishments cannot be trifled with in this manner. There has to be a certain amount of sensitivity in dealing with these organizations. DRDO चीफ को हटाने के सरकार के फैसले पर न केवल विपक्षी दल बल्कि वैज्ञानिक समुदाय के कुछ लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अविनाश चंद्र 1972 में डीआरडीओ से जुड़े थे। उन्होंने अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। मंगलवार को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 जनवरी के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। अविनाश चंद्र पिछले साल 30 नवंबर को रिटायर हो गए थे। इसके बाद उन्हें 18 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, जो अगले साल मई में खत्म होना था। अरुणा ठाकुर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव को मुद्दा बनाकर कल राजधानी से सटे नोएडा के भट्टा पारसौल में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बदलाव के खिलाफ किसानों की एक बड़ी रैली की। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के बनाए गए कानून को एनडीए ने किसान विरोधी बना दिया है। जमीन अधिग्रहण को लेकर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का भट्टा पारसौल गांव 4 साल बाद फिर चर्चा में है। कांग्रेस नेता यहां जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का विरोध करने के लिए जुटे हैं। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि यूपीए सरकार के दौर में किसानों के हित के लिए लाए गए जमीन अधिग्रहण कानून को सरकार ने अध्यादेश लाकर बेहद कमजोर कर दिया है। कि अधिग्रहण के पहले ये कोई मूल्यांकन करने की जरूरत ही नहीं, यानी कि आप आइए और 100 एकड़ चाहिए आपको तो 500 एकड़ आप अधिग्रहण कर लीजिए। आपको किसी को स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस ने रणनीति के तहत ही सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। पार्टी का मकसद किसानों को लामबंद करना है। प्रगति को बढ़ा रहे हैं उद्योगपतियों के लिए। हमारे यहाँ भी उद्योगपति 20-20 हजार रुपए जो जमीन हमारी 800 रुपए मीटर लेकर और 820 हजार रुपए गज बेच रहे, तो अत्याचार किस पे, हमको तो बेघर कर दिया। मौका दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी है, सो कांग्रेस ही नहीं आम आदमी पार्टी भी जमीन अधिग्रहण कानून को कमजोर किए जाने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी तमाम चुनावी सभाओं में सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रही है। पार्टी का कहना है कि अध्यादेश के जरिए हाल में जिन 5 क्षेत्रों को अधिग्रहण कानून के दायरे से बाहर किया गया है, उससे स्थिति 1894 के काले कानून से भी बदतर हो गई है। हालांकि बीजेपी ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसमें कुछ कमियां था और कुछ प्रोविजंस ऐसा था जिसके कारण से लैंड एक्विजिशन संभव ही नहीं हो पाया। इस कारण से सरकार ने इस कदम उठाया और देश भर में किसान इससे खुश है। कांग्रेस ने भूमि अध्यादेश मुद्दे पर अपनी रणनीति को तय करने के लिए 3 सदस्यीय समूह का गठन किया था, जिसमें जयराम रमेश के अलावा आनंद शर्मा और पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस भी शामिल हैं। पार्टी ने संसद के आगामी बजट सत्र में भी भूमि अधिग्रहण सहित दूसरे अध्यादेशों का विरोध करने की रणनीति अपनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विपक्षी नहीं, बीजेपी के मित्र संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का विरोध किया है। मंच ने आगाह किया है कि सरकार के इस अध्यादेश से न सिर्फ किसानों को नुकसान होगा बल्कि खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। स्वदेशी जागरण मंच ने भूमि अधिग्रहण कानून में अध्यादेश के जरिए बदलाव को खतरनाक बताया है। उसका कहना है कि यूपीए सरकार के वक्त संसद से पारित भूमि अधिग्रहण बिल को बीजेपी का समर्थन हासिल था और इसमें किसानों और आदिवासियों को जो अधिकार मिले थे, बदलावों से वो छिन गए हैं। हमारा ये मानना है कि जब यह कानून बनने की स्थिति में आएगा पार्लियामेंट के सामने, तो इसमें आवश्यक फेरबदल करते हुए इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखा जाए। ये स्वदेशी जागरण मंच ने ये कहा है। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली अध्यादेश से जुड़ी आशंकाओं को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बदलावों पर राज्यों से सहमति बन चुकी है और ये राज्यों की मर्जी पर है कि वो इसे लागू करें या नहीं। कई सारे प्रोजेक्ट्स
इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जो देश हित में है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जिसका शुरुआत करना बहुत जरूरी है। इसमें विलंब होने का मुख्य कारण ये कुछ बाधाएं हैं इस ऑर्डिनेंस में, इस एक्ट में, लैंड एक्विजिशन एक्ट में। आर्थिक एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए शीतकालीन सत्र के तुरंत बाद सरकार इस अध्यादेश को लेकर आई थी। भूमि अधिग्रहण एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है और ऐसे में अगर सरकार के फैसले पर बीजेपी के मित्र संगठन ही उंगली उठाते हैं तो उससे विपक्ष के विरोध को बल मिलता है। कैमरामैन राजदीप के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आरबीआई ने घटाए रेपो रेट। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। रिजर्व बैंक ने रेपो दरों में कमी की है। आरबीआई ने रेपो 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 7.75% कर दिया है, जबकि सीआरआर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। रेपो रेट में कमी से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कर्ज सस्ते हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फिर फटकार लगाते हुए कहा है कि पिछले 3 दशक से गंगा सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को दिए जवाब में कहा है कि 2018 तक गंगा सफाई के जमीनी परिणाम मिलने लगेंगे। इस बीच मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर उन्नाव में 100 से ज्यादा शवों के मिलने पर केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। गंगा के मुद्दे पर लगातार फटकार सुन रही केंद्र सरकार के पास बुधवार को भी बताने के लिए व्यवहारिक और जमीनी कुछ नहीं था। हैरत जताते हुए कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार इस कार्यकाल में कुछ करेगी या ये अगले कार्यकाल तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा से लगे राज्यों में नदी की सफाई के लिए उठाए गए कदमों की डिटेल रिपोर्ट 6 सप्ताह में देने का आदेश दिया। इनमें 70 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खास तौर पर शामिल हैं। हम माननीय कोर्ट की किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माननीय कोर्ट स्वयं इस बात से अवगत है कि मूलतः पानी जो है वो राज्य सरकार का विषय है, लेकिन हाँ, गंगा जो है वो हमारा विषय है और गंगा की निर्मलता और अविरलता के बारे में माननीय कोर्ट जो भी कहेगा हम उसका पालन करेंगे। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की भी औद्योगिक प्रदूषण पर रोक न लगाने के लिए आलोचना की। सीपीसीबी ने कहा कि उन फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया गया है जिन्होंने सीवेज प्लांट नहीं लगाया है। जो गंदा पानी इंडस्ट्री में से निकलता है वो ट्रीटमेंट के बाद ही गंगा में जाना चाहिए, बगैर ट्रीटमेंट के नहीं जाना चाहिए। तो इस पे कोर्ट ने एफिडेविट और मांगे हैं। इस बीच माघ मेले में मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर गंगा में 100 से ज्यादा शव मिलने से हड़कंप मच गया। लाशों के मिलने से श्रद्धालु बेहद निराश और दुखी नजर आए। प्रशासन ने शवों का डीएनए सैंपल लेकर उनका सामूहिक अंतिम संस्कार किया। डॉक्टर्स की टीम वहां पे डिप्यूट की गई है, उनके द्वारा कलेक्ट किया गया है। कुछ डेड बॉडीज की स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन इतनी ज्यादा है कि उसमें से किसी भी प्रकार का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाना फिजिकली इम्पॉसिबल था। दरअसल कानपुर में गंगा बिठूर से प्रवेश करती हैं। बिठूर से दूसरी तरफ उन्नाव का परियार घाट है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण नदी की धारा 2 भागों में बंट गई और पानी के घटने से गड़ी हुई लाशें बाहर आ गईं। मामले के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद अनिवार्य संवैधानिक पद नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से नेता विपक्ष की नियुक्ति नहीं करना अवैध और तर्कहीन नहीं है। पहले भी कई बार लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को आदेश देने की अपील की गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सीवीसी एक्ट, आरटीआई एक्ट, लोकपाल एक्ट और ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत कुछ विशेष कार्यों के लिए विपक्ष के नेता का होना जरूरी है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। बात मौसम की करते हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई इलाकों में घने कोहरे से यातायात पर बुरा असर पड़ा है। आज 127 ट्रेनें और आधा दर्जन से ज्यादा उड़ानें देर से चल रही हैं।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ठंड से 2 लोगों की मौत हो गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत के मैदानी इलाके ठंडी हवाओं की चपेट में है। साथ ही घने कोहरे की मार से सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां बुधवार को पारा 3.2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। यही हाल वाराणसी, अयोध्या, आगरा और झांसी का है, जहां घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और स्टेशनों पर मुसाफिर मुश्किल में है। गलन है, ठंडी में कोहरा है बहुत ज्यादा, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस पार से उस पार एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, समझ लीजिए। राजस्थान सहित देश के कई भागों में जहां रुक रुक के 1.7 मिलीमीटर से 38 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, वहीं उत्तराखंड के मसूरी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसका सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। मसूरी के अलावा शिमला और कुफरी में भी बर्फबारी हुई है। यहाँ पे सडनली स्नोफॉल हो रहा है तो नेचुरली बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ठंड बहुत बढ़ गई है। शुरू में तो स्नोफॉल के एक्साइटमेंट में हमको इतना ठंड महसूस नहीं हुई, पर अब बहुत ठंड लग रही है। जम्मू कश्मीर रीजन में भी ठंड का प्रकोप जारी है। श्रीनगर में रात में पारा 0.2 डिग्री तक चला गया। वहीं लेह लद्दाख और करगिल में पारा -3.6 डिग्री से -9.3 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम में असमानता रहेगी और तापमान में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन में हिंसा एक बार फिर तेज हो गई है। इस बीच ओएससी ने बस हादसे के लिए संयुक्त कार्य समूह का प्रस्ताव किया है। वहीं नाटो ने रूस से अलगाववादियों पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाने की मांग की है। हिंसा की ताजा घटनाओं के चलते यूक्रेन संकट के समाधान को लेकर आज होने वाली शिखर बैठक पहले ही रद्द हो चुकी है। पूर्वी यूक्रेन में सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच रात भर चली गोलीबारी में एक शख्स के मरने की खबर है। इस बीच ओएससीई ने कहा है कि मंगलवार को बस पर हुए मोर्टार हमले की जांच के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने की अपील की गई है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी। Between the Ukrainian representative to the JCCC, the representative of the Russian Federation to the JCCC, and the PR members will form a joint investigation into that incident. नाटो ने रूस से मिन्स्क समझौते का सम्मान करने और अलगाववादियों को मदद न देने की बात कही है। Call on Russia to respect the Minsk agreements, to use all its influence on the separatists to make them respect the ceasefire, and to withdraw the support for the separatists. बुधवार को यूक्रेन की संसद की बैठक हुई, जिसमें बस हमले और संघर्ष बढ़ने पर चर्चा हुई। सांसदों ने सरकार से बढ़ती हिंसा रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी मांग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने बस हादसे में मारे गए लोगों की याद में गुरुवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। उन्होंने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही। Я прийняв рішення проголосити 15 січня, четвер, завтра, днем трауру за всіма। सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच लड़ाई तेज होने से यूक्रेन संकट के समाधान की कोशिशें कमजोर पड़ गई हैं। यूक्रेन संकट के चलते अब तक 4,500 से ज्यादा आम नागरिक और विद्रोही मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बांग्लादेश में जारी हिंसा के दौर में कल एक सरकारी बस को आग लगा दी गई, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। बांग्लादेश में बीएनपी के नेतृत्व में 20 विपक्षी दलों ने अनिश्चितकालीन सड़क घेराबंदी कर रखी है। यह हिंसा तब हुई जब विपक्षी नेता रियाज रहमान को गोली मारकर घायल कर दिया गया। हमलावर अब तक नहीं पकड़े जा सके हैं। प्रदर्शनकारी रैली करने के अपने राजनीतिक अधिकार को बहाल करने की मांग कर रहे हैं और देश में फिर से चुनाव कराने के लिए सरकार से बातचीत के लिए दबाव बना रहे हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आज से 6 देश और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत का नया दौर शुरू होगा। 18 जनवरी को बातचीत में प्रतिनिधिमंडलों के नेता हिस्सा लेंगे। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ से मुलाकात की। इससे पहले 12 जनवरी को रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रियालोव ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की थी। 6 विश्व शक्तियों और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच नवंबर 2013 में जिनेवा में हुई एक बैठक में तय किया गया था कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को सुनिश्चित करने और ईरान पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए 24 नवंबर 2014 तक एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई समझौता हुआ नहीं। इसके बाद वार्ता की अवधि इस साल जून तक बढ़ा दी गई है।
आतंकी हमले के बाद शार्ली एब्डो के पहले अंक के लिए फ्रांस में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पहले इसकी 30 लाख कॉपियां छापी गई थी, लेकिन मांग बढ़ने पर अब इसे 50 लाख छापा जा रहा है। सामान्य तौर पर इसकी 60,000 कॉपियां ही छापी जाती थी। इस अंक को सर्वाइवर्स इश्यू कहा जा रहा है और शार्ली एब्डो का ये अंक इसलिए भी ज्यादा बिक रहा है क्योंकि इससे मिलने वाले पैसे को हमले में मरने वालों के परिजनों को दिया जाएगा। इस बीच इस्लाम विरोधी कार्टून छापने पर शार्ली की मुस्लिम जगत में निंदा हो रही है और आतंकी संगठनों ने फिर से हमले की चेतावनी दी है। टेक्सास में बर्फ से ढके पुल पर एक कैदी वाहन के फिसलकर रेलवे ट्रैक पर गिर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। एलिबेन से अल्पासो जा रहा ये कैदी वाहन रेलवे ट्रैक पर गिरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गया। ट्रेन के चालक दल में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसा पश्चिमी टेक्सास के ओडेसा शहर में हुआ। कैदी वाहन में 3 अधिकारियों समेत 12 कैदी सवार थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 2 अधिकारियों समेत 8 कैदी शामिल हैं। टेक्सास के जन सुरक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक हादसे की वजह खराब मौसम है। बात ऑस्कर की करते हैं। आज फिल्मों के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन होने वाले हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस बात की चर्चित फिल्मों और कलाकारों पर जो ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। आज शुरू होने वाले नॉमिनेशंस के साथ ही ऑस्कर के लिए दौड़ शुरू हो जाएगी। सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है बॉयहुड का। ये फिल्म 12 सालों में फिल्माई गई है। इस फिल्म में एक लड़के और उसकी बहन के बड़े होने और बदलते समाज के बारे में अपना नजरिया बनाने की कहानी है। इस फिल्म को गोल्डन ग्लोब बेस्ट ड्रामा अवार्ड, रिचर्ड लिंकलेटर को बेस्ट डायरेक्टर और ऑकवर्टे को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिल चुका है। Don't worry about it. We can use the bumpers. You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers. We have a new student joining us today. Hey, dude. Welcome to the suck. Under the strict command of Monsieur Gustave. दूसरी फिल्म जो ऑस्कर में चुनौती पेश कर सकती है वो है द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। I love you. I love you. She was dynamite in the sack, by the way. She was 84. I've had older. इस फिल्म को बाफ्टा में 11 नॉमिनेशन मिले थे और इसने बेस्ट फिल्म, वेस एंडरसन ने बेस्ट डायरेक्टर और फिनेस ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता था। गोल्डन ग्लोब में भी इस फिल्म को बेस्ट म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी में खिताब मिला था। The police are here. Tell them I'll be right down. She's been murdered, and you think I did it. तीसरी फिल्म जो चर्चा में है वो है बर्डमैन। एक ऐसे कलाकार की कहानी जो सुपर हीरो के रोल को निभाकर सुपरस्टार बन गया है, लेकिन ढलते करियर में वो खुद को फिर से साबित करना चाहता है। इस फिल्म को गोल्डन ग्लोब में 7 नॉमिनेशन मिले थे और माइकल कीटन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता था। Let's go back one more time and show them what we're capable of. फॉरेन फिल्मों की कैटेगरी की बात करें तो भारत की एंट्री लायर्स डाइस इस बार प्रतियोगिता के फाइनल में भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई है। इस श्रेणी में सबसे ज्यादा चर्चा रूस की फिल्म लेवियाथन की है। इस फिल्म को गोल्डन ग्लोब और गोवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सम्मानित किया जा चुका है। Нарыл я за эти 2 месяца кое-что. Но это чудовище ваше. Нами договориться. इस फिल्म को मुकाबला मिल रहा है अर्जेंटीना की वाइल्ड टेल्स जॉर्जिया का कॉर्न आइलैंड और नीदरलैंड की अक्यूज्ड से। ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad. No, ¿dónde está la violencia? हालांकि भारत के जाने माने संगीतकार ए.आर. रहमान एक बार फिर ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। $1 मिलियन आर्म और द 100 फुट जर्नी के लिए उन्हें बेस्ट साउंड स्कोर के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। It's called $1 Million Arm. We find the first Major League Baseball player from India. Like being on the road? Words cannot express. ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा 22 फरवरी को एक भव्य समारोह में की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। कांग्रेस ने जारी की 25 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक। हो सकता है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 6 साल के कार्यकाल के बाद।
6 साल के कार्यकाल के बाद आज रिटायर हो रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत। सीसी की दौड़ में एचएस ब्रह्मा का नाम सबसे आगे। गंगा सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। सरकार का जवाब 2018 तक करेंगे गंगा को साफ। उन्नाव में मिले शवों का डीएनए सैंपल के बाद अंतिम संस्कार। आरबीआई ने रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट की कमी। ब्याज दरों में आ सकती है कमी। बारिश के बाद उत्तरी भारत में फिर लौटी कड़ाके की ठंड। 127 ट्रेनें लेट। विमान सेवाओं पर भी असर। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर।